हेलो, वेलकम टू मिडनाइट फेयर चैनल। फ्रेंड्स, हॉरर फिल्में तो आपने बहुत देखी होगी। वही घिसे पिटे जंप स्केयर्स, अचानक भूत का सामने आ जाना या दरवाज़ों का खटखटाना। लेकिन साल 2000 में आई डायरेक्टर एरी एस्टर की फिल्म हेरिडेटरी इन सब से कोसों दूर है। ये फिल्म हॉरर जॉनर की एक ऐसी कल्ट क्लासिक बन चुकी है जो आपके सामने भूत नहीं लाती, बल्कि आपके दिमाग के साथ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक आप उस खौफ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कहानी एक ऐसे बदनसीब परिवार की है जो चाह कर भी अपनी किस्मत और अपने खून में दौड़ने वाले प्राचीन अभिशाप से नहीं भाग पाता। इस फिल्म का नाम है हेरिडेटरी, जिसका मतलब होता है वंशानुगत, यानी जो चीज़ें हमारे पूर्वजों या माता पिता से विरासत में मिलती हैं। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंडिंग तक ज़रूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक खिड़की के शॉट से, जिसके बाहर एक ट्री हाउस दिखाई देता है। फिर कैमरा धीरे धीरे मुड़ता है और कमरे के अंदर रखी एक छोटी कलाकृति यानी एक खिलौने वाला छोटा घर, मिनिएचर हाउस दिखाया जाता है। कैमरा जैसे ही उस मॉडल के एक छोटे से बेडरूम पर रुकता है, वह छोटा सा बेड अचानक असली बेड में बदल जाता है और स्टीव नाम का एक शख्स आकर अपने बड़े बेटे पीटर को जगाता है। डायरेक्टर का फिल्म शुरू करने का ये तरीका बहुत बड़ा मास्टर क्लास है। ये पहला ही सीन हमें बताता है कि इस घर के लोग आज़ाद नहीं हैं। जैसे कोई कलाकार इन छोटे खिलौनों के घरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, ठीक उसी तरह इस ग्रेहम परिवार की जिंदगी को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। इस घर की ओनर है एनी, जो एक मिनिएचर मॉडल आर्टिस्ट है। वो अपनी ज़िंदगी के दुखों, यादों और तनाव को इन छोटे छोटे मॉडल्स में बनाती है। आज का दिन इस परिवार के लिए बहुत ही भारी है। एनी की 78 इयर्स ओल्ड माँ एलेन टेटल की मौत हो चुकी है। पूरा परिवार उनके फ्यूनरल के लिए चर्च में इकट्ठा हुआ है। चर्च का ये सीन बेहद ही अजीब है। एनी जब अपनी माँ की शोक सभा में स्टेज पर खड़ी होकर बोलना शुरू करती है, तो उसकी बातों में अपनी माँ को खोने का दुख कम और एक अजीब सी घबराहट और गुस्सा ज़्यादा दिखता है। वो कहती है कि उसकी माँ एक बेहद प्राइवेट, रहस्यमयी और ज़िद्दी महिला थी, जिसकी कई छिपी हुई दोस्त थी और जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे राज छिपाए थे। एनी खुद कहती है कि उसकी माँ का स्वभाव बहुत ही मुश्किल था। एनी की बातों से ये साफ था कि उसके और उसकी माँ के रिश्ते सामान्य नहीं थे। इसी चर्च की भीड़ में कुछ लोग एनी और उसके बच्चों को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दे देते हैं, जिसे एनी नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन ये आने वाले तबाही का पहला हिंट है। अब हमारा सामना होता है इस मूवी के सबसे अजीब और डरावने कैरेक्टर से, एनी की 13 साल की बेटी चार्ली से। चार्ली इस पूरे परिवार में सबसे अलग और सहमी हुई बच्ची दिखती है। वो अपनी माँ एनी से ज़्यादा अपनी नानी यानी एलन के करीब थी। चार्ली की कुछ आदतें ऐसी हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो हर वक्त एक डायरी लेकर घूमती है और उसमें डरावने और अजीबोगरीब स्केचेस करती रहती है। और सबसे अजीब बात, वो हर समय अपनी जीभ से एक आवाज़ निकालती रहती है, क्लिक क्लिक करके। ये एक छोटी सी आवाज़ पूरे फिल्म में खौफ का दूसरा नाम बनने वाली है। अब हम एली को चार्ली के रूम से बाहर जाते हुए देखते हैं। तभी उसे अपनी माँ का कुछ सामान दिखता है, तो वो सब चेक करने लगती है। उसे कई सारे फोटोज़ और बुक्स दिखाई देती है और उसमें एक लेटर भी होता है। जब वो ये सब रखकर बाहर जाने लगती है लाइट ऑफ करके, तो उसे अपनी माँ का साया दिखाई देता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। फ्यूनरल के अगले दिन चार्ली अपनी स्कूल की क्लासेस में बैठी है। तभी अचानक एक कबूतर बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ आता है और क्लास की खिड़की के कांच से टकराकर अपना दम तोड़ देता है। बाकी बच्चे डर कर चिल्लाते हैं, लेकिन चार्ली बिल्कुल शांत रहती है। लंच ब्रेक में वो चुपके से
स्कूल के गार्डन में जाती है, अपनी जेब से एक छोटी कैंची निकालती है और उस मरे हुए कबूतर की गर्दन काटकर उसका सिर अलग कर देती है। वो उस कटे हुए सिर को अपनी जेब में रख लेती है। एक 13 साल की बच्ची का बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना ये दिखाता है कि उसका दिमाग सामान्य नहीं है या फिर उसके अंदर कोई और शक्ति वास कर रही है। बाद में वो अपनी नानी के लिए खिलौनों और उस कबूतर के सिर को मिलाकर एक अजीब सी मूर्ति जैसी आकृति बनाती है। माँ की मौत और घर के इस अजीब माहौल के कारण एनी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। अपनी मानसिक तनाव को कम करने के लिए वो अपने पति स्टीव से झूठ बोलकर रात के समय एक ग्रिप सपोर्ट ग्रुप में जाती है, जहाँ लोग अपनों को खोने के गम को आपस में शेयर करते हैं। वहाँ जाकर एनी जो खुलासे करती है उसे सुनकर हॉल में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एनी रोते हुए अपने परिवार का एक काला और खौफनाक इतिहास बताती है। वो कहती है कि उसके परिवार में मानसिक बीमारी का एक लंबा इतिहास रहा है। उसके पिता को गंभीर डिप्रेशन था और उन्हें खुद को भूखा रखकर मार डाला था। उसके सगे भाई को सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी थी और उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी माँ यानी एलन के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि मरने से पहले एनी के भाई ने सुसाइड नोट में अपनी माँ पर आरोप लगाया था। वो उसके अंदर ज़बरदस्ती किसी बाहरी आत्मा, किसी दूसरे इंसान को घुसाने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर सपोर्ट ग्रुप के लोग सुन रह जाते हैं। इसी बीच घर पर एनी के पति स्टीव को कब्रिस्तान से एक सीक्रेट कॉल आता है। ऑफिसर बताते हैं कि किसी ने रात के अंधेरे में एलन की कब्र खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाल लिया है। स्टीव ये बात सुनकर बुरी तरह डर जाते हैं। एनी की मानसिक स्थिति पहले ही खराब थी, इसलिए स्टीव ये खौफनाक सच एनी से छुपाने का फैसला करते हैं। लेकिन घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है। एनी को अपनी वर्कशॉप के अंधेरे कोनों में अपनी माँ की आत्मा की परछाई दिखाई देती है, जो बहुत ही डरावनी लग रही होती है। एनी का बड़ा बेटा पीटर अपनी माँ से एक हाई स्कूल पार्टी में जाने के लिए इजाज़त मांगता है। एनी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, तो शर्त रखती है कि उसे अपनी छोटी बहन चार्ली को भी साथ ले जाना होगा। पीटर चिढ़ता है लेकिन मान जाता है। पार्टी में पहुंचकर पीटर अपने दोस्तों और क्रश के साथ व्यस्त हो जाता है। चार्ली अकेली पड़ जाती है और टेबल पर रखा एक चॉकलेट केक खा लेती है, लेकिन उस केक के अंदर वॉलनट्स मिलाए हुए होते हैं और चार्ली को वॉलनट्स की भयंकर एलर्जी थी। देखते ही देखते चार्ली का दम घुटने लगता है, उसका गला सूज जाता है और वो सांस नहीं ले पा रही थी। घबराया हुआ पीटर चार्ली को गोद में उठाता है और कार की तरफ भागता है। वो कार को बहुत तेज़ रफ्तार में हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा था। सड़क पर बहुत अंधेरा होता है। कार के अंदर चार्ली को हवा के लिए तड़पना पड़ रहा था। सांस लेने के खातिर वो कार की खिड़की का कांच नीचे करती है और अपना पूरा सिर बाहर निकाल लेती है। तभी अचानक पीटर को सड़क के बीचों बीच एक मरा हुआ जानवर दिखता है। कार की स्पीड बहुत तेज थी। पीटर घबराहट में स्टीयरिंग को जोर से मोड़ता है। कार सड़क से नीचे उतर जाती है और सड़क के किनारे एक बिजली के भारी लकड़ी के खंभे के पास से गुजरती है और ठीक इसी पल एक भयानक आवाज़ होती है। खिड़की से बाहर निकली चार्ली का सिर उस खंभे से टकरा जाता है और उसका सिर धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद का सीन बेहद दर्दनाक और डरावना है। पीटर कार रोकता है। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो इतना डर और सदमे में होता है कि वो रो भी नहीं पा रहा था। वो चुपचाप कार स्टार्ट करता है, घर आता है और चार्ली की बिना सिर वाली लाश को कार की पिछली सीट पर ही छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब एनी अपनी कार के पास जाती है तो वो बहुत जोर से चीखती है। एनी का वो रोना और चिल्लाना इस फिल्म के सबसे डिस्टर्बिंग सीन में से एक है। बेटी की मौत के बाद एनी पूरी तरह टूट चुकी है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जून नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला से होती है, जो उसे उसी सपोर्ट ग्रुप
के बाहर मिली है। जॉन एनी को बहुत प्यार से संभालती है और उसे बताती है कि उसने अभी भी अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उसके एक विशेष तांत्रिक रिचुअल के ज़रिए अपने बेटे की आत्मा से बात की है। शुरुआत में एनी मना करती है, लेकिन अपनी बेटी के गम में वो पागल होकर एक रात जॉन के घर जाती है। जॉन उसे अपनी आंखों के सामने एक आत्मा से बात करके दिखाती है। एनी इस पर विश्वास कर लेती है। वो रात को चुपके से अपने घर पर अपने पति स्टीव और बेटे पीटर को जगाती है और कहती है कि वो चार्ली की आत्मा से बात करेंगे। तीनों एक मोमबत्ती जला देते हैं। एनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अचानक घर का माहौल बदल जाता है। हवाएं चलने लगती है, ग्लास अपने आप हिलने लगते हैं और एनी की आवाज़ पूरी तरह बदल जाती है। वो चार्ली की आवाज़ में बातें करने लगती है। स्टीव डरकर एनी पर पानी डालता है, जिससे एनी होश में आती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनी ने अनजाने में उस शक्ति को अपने घर के अंदर बुला लिया था। इसके बाद पीटर की ज़िंदगी नर्क बन जाती है। उसे स्कूल की खिड़कियों में से अजीब परछाइयाँ दिखने लगती है। रात में उसका गला कोई दबाने की कोशिश करता है और सबसे डरावनी बात, उसे हवा में वही क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है। एक दिन पीटर स्कूल की क्लास में खुद पर नियंत्रण खो देता है। उसकी जीभ अपने आप क्लिक की आवाज़ निकालने लगती है। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है। वो पूरी ताकत से अपना सिर टेबल पर मारता है और उसकी नाक टूट जाती है। दूसरी तरफ एनी को अपने घर के एटिक की छत पे कुछ टपकता हुआ दिखता है। जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ उसकी माँ एलन की सड़ी हुई लाश रखी होती है, जिसका सिर कटा हुआ होता है। एनी को समझ आता है कि ये सब इसकी माँ की किताबों और उस तांत्रिक रिचुअल से जुड़ा हुआ है। वो उस किताब में आग लगाने फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो किताब चार्ली से जुड़ी थी, जैसे ही वो किताब का एक पन्ना जलता है, उसके खुद के कपड़ों में भी आग लगती है। जब स्टीव एनी को पागल समझकर पुलिस को बुलाने की बात करते हैं तो एनी गुस्से में आकर पूरी डायरी आग में फेंक देती है, लेकिन वहाँ एक भयानक ट्विस्ट आता है। डायरी के जलते ही एनी नहीं बल्कि उसका पति स्टीव जिंदा जलकर वही खाक हो जाता है। अब आते हैं फिल्म के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पर, जिसने हर किसी का दिमाग चकरा दिया। रात को जब पीटर होश में आता है तो पूरे घर में पूरी तरह अंधेरा होता है। वो नीचे जाता है तो उसे अपने पिता स्टीव की जली हुई लाश मिलती है। तभी अचानक अंधेरे कोने से उसकी माँ एनी हवा में तैरती हुई दीवारों पर रेंगकर उस पर हमला कर देती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। पीटर अपनी जान बचाकर भागता है और घर के सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में जाता है। वहाँ का दृश्य किसी भयानक सपने जैसा है। नानी एलन के शैतानी पंथ यानी कल्ट के कई नग्न लोग अंधेरे में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। पीटर ऊपर देखता है तो उसकी माँ एनी हवा में लटकती हुई और एक लोहे की पतली तार से अपनी गर्दन काट रही है। इस भयंकर खौफ को पीटर का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खिड़की की कांच तोड़कर नीचे बगीचे में कूद जाता है। पीटर नीचे कूदकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हवा में एक अजीब सी चमकीली नीली रोशनी तैरती हुई आती है और पीटर के शरीर के अंदर समा जाती है। जैसे ही पीटर धीरे धीरे खड़ा होता है, उसके चेहरे पर हाव भाव पूरी तरह बदल चुके होते हैं। वो अपने मुंह से वही आवाज़ निकालता है, क्लिक। पीटर किसी ट्रांस की हालत में धीरे धीरे चलकर बगीचे के उस ट्री हाउस की तरफ बढ़ता है। पेड़ के घर के अंदर के दृश्य देख के आपके होश उड़ जाएंगे। वहाँ चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही है। नानी एलन और माँ एनी की बिना सिर वाली लाशें घुटनों के बल बैठी हुई है, जैसे ही किसी राजा के सामने प्रजा झुकती है। सामने एक अजीब सी मूर्ति बनी है, जिसके ऊपर चार्ली का वो कटा हुआ सर फिट किया गया है और उस सिर पर एक सोने का क्राउन रखा है। तभी वह औरत जॉन आगे आती है। पीटर के सिर पर वो सोने का मुकुट रखती है और घुटनों के बल बैठकर कहती है, हे किंग पैगम, नर्क के महान राजाओं में से एक, हम आपका स्वागत करते हैं। हमने आपको
यह एक पुरुष शरीर दे दिया है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी का सीधा और आसान मतलब क्या है? असल में फिल्म में जो भी कुछ हुआ, चर्च की अजीब भीड़, वो कार एक्सीडेंट, वो आत्मा को बुलाना, यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये सब नानी एलन और उसके कल्ट का एक बहुत ही सोची और समझी साजिश का हिस्सा था। ग्रंथ के अनुसार किम पैगम नर के 8 सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक है। इस पंथ के लोग पैगम की पूजा करते थे ताकि पैगम उन्हें अपार धन दौलत और ज्ञान दे सके, लेकिन पैगम को धरती पर राज करने के लिए एक मेल बॉडी चाहिए होती है। नानी एलन ने सालों पहले अपने सगे बेटे के शरीर में पैगम को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस लड़के को इसका एहसास हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद जब एनी की बेटी चार्ली पैदा हुई तो एलन ने पैगम की आत्मा चार्ली के अंदर डाल दी, लेकिन चार्ली के मरते ही पैगम की बॉडी भी नष्ट हो गई। फिर जेन ने यही रिचुअल पीटर के साथ किया और उसके साथ पैगम की आत्मा कनेक्ट कर दी। अब पैगम को पीटर की बॉडी मिल गई और वो इसी धरती पे रह जाएगा। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।